अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम के एंकर पर्सन मुनीज़ जहांगीर तातील पर हैं, लिहाजा जब तक प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैं ही अदा करूंगा। नाज़रीन, शायद ये हमारी सियासत का मिजाज बन चुका है कि हुकूमत किसी की भी हो, उसे अपने अंदर कोई खामी दिखाई नहीं देती है, और जबकि ऑपोजिशन में कोई भी हो उसे हुकूमत के अंदर कोई खूबी जो है वो दिखाई नहीं देती है। और नए पाकिस्तान का भी कुछ यही हम अलमिया देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात करें तो उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है और यहां भी सब अच्छा है का ही शोर है। पिछले 1 साल को इस्तेहकाम पर मबनी साल करार दिया गया है और एहतसाब, खारजा पॉलिसी, फाटा का इंतजाम, किफायत शुआरी मुहिम, सेहत इंसाफ कार्ड, गुर्बत में खात्मे समेत दीगर कामयाबियों का जिक्र किया गया है। जबकि ऑपोजिशन ने भी रिवायत पसंदी का मुजाहरा करते हुए पिछले 1 साल को भयानक ख्वाब, यूटर्न, नालायकी पर मबनी साल करार दिया है। उधर ऑपोजिशन के इंतहाई अहम रहनुमा और सिक्का बंद सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और तबले जंग बजाते हुए इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान कर चुके हैं और साथ ही यह भी कहा है कि कोई साथ दे या ना दे, वो इस्लामाबाद को लॉकडाउन करेंगे। अब ऐसे में हुकूमत को लेकर सवाल यह बनता है कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है और क्या दूसरा साल तामीर का साल साबित होगा? क्या एहतसाब का अमल अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? क्या मईशत मैनेज हो पाएगी? और अगर ऑपोजिशन की बात करें तो क्या वो आवाम को सड़कों पर ला पाएगी? क्या मौलाना सोलो इनिंग्स ही खेलेंगे या जल्द या फिर बदेर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ होंगे? और क्या इस्लामाबाद को वो लॉकडाउन कर सकेंगे? तो ये है वो सवालात जिनके जवाब आज हम लेंगे। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। हुकूमत अपना 1 साला कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड पेश करने आई तो उनके पास सवाए उन्हीं झूठों के, उन्हीं दावों के, उसी ड्रामेबाजी के अलावा और कुछ नहीं था। तमाम जमातों ने इस पर इत्तेफाक किया कि हम इस्लामाबाद मुत्तहिदा तौर पर आएंगे और यहाँ पर इस हुकूमत के खात्मे के लिए आखिरी कील ठोंकेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस पिछले 1 साल में सिवाय खोखले दावों के, इल्ज़ाम तराशी के या अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन करने के कुछ भी नहीं किया। तो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा देता हूं। कराची स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा साहिबा, आप आई। इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब। और अब से थोड़ी देर बाद लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, MNA हैं, PMLN के नुमाइंदे हैं। और उसके थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे एक मशहूर मारूफ ब्लॉगर हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब। सबसे पहले अहमद जवाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मजमूई तौर पर आपकी हुकूमत की क्या सोच पाई जाती है, वो क्या समझती है, कितना खोया है, कितना पाया है इस पिछले 1 साल में? देखें अली आबिद साहब, जैसे आपने अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया तो आपने कहा कि ये तो एक रवायत है कि हर हुकूमत अपने बारे में सब कुछ अच्छा और अपोजिशन जो है उसके बारे में सब बुरा कहती है। लेकिन मैं जो है कुछ फैक्ट्स की बात करूंगा। देखें, पहला साल जो हमें मिला है, जहां से हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये थी कि हम बैंकरप्सी के वर्ज के ऊपर थे। 24 ट्रिलियन का जो कर्जा था उसकी डेट सर्विसिंग सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज था। सही है। और बेशुमार हमारे जो इदारे हैं, कौमी इदारे, जिनमें एयरपोर्ट्स भी हैं, जिसमें PTV भी है और जिसमें मोटरवेज भी हैं, वो गिरवी रखी हुई थी। हमने अपने मुल्क को सबसे पहले तो इस बैंकरप्सी से बचाना था और उसके साथ साथ हमने कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना था। अच्छा। देखें, इकोनॉमी जो है उसका पहला स्टेप जो है फंडामेंटल्स ही होते हैं। सही है। हमारे फंडामेंटल्स जो है पिछले 50 साल में जो इदारों का हाल हुआ वो सबको पता है। हमने जो पिछले 1 साल काम किया है फंडामेंटल्स के ऊपर, तो मैं आपको चंद एक उसकी एग्जांपल्स दे देता हूं कि किस तरह से कि नया साल जैसे ही शुरू हुआ है उसका फर्स्ट मंथ जो है वो जुलाई है। सही तो है। उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, अगर उसे हम जुलाई पिछले साल के जुलाई से अगर कंपेयर करें तो उसमें तकरीबन 60% इजाफा हुआ है। अच्छा। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो टारगेट हमने जुलाई का रखा था उसको 99% हमने अचीव किया। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। फिर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मैं कहूँगा वो ये है कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 72 साल की हिस्ट्री में सिर्फ हम 14 लाख टैक्स पेयर इकट्ठे कर सके थे। सही है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने अपने पहले साल में इस फिगर को 14 लाख से 24 लाख पे ले गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक 72 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें और एक साल में हमने जो है तकरीबन 10 लाख टैक्स पेयर का उसमें इजाफा किया। इसी तरह जीएसटी जो है उसमें भी हमने तकरीबन जो है 37% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर बेनामी ट्रांजैक्शंस के हवाले से देखें जो कि साबका हुकूमतों को तो ये बहुत सूट करता था, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से आपके सामने हैं, वो जो टीटीज हैं या वो फालूदे वाले अकाउंट हैं, तो उन्होंने कानून के अंदर ऐसे गैप्स रखे हुए थे कि जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन था। अब हमने उसके हवाले से भी रेगुलेशंस लेके आए हैं। देखिए ये वो चीजें हैं कि जिसका अब आपको जो है इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि हमने जिस रियासत मदीना का जिक्र किया था, तो उस रियासत मदीना में जस्टिस, इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी जो है वो ताकतवर के लिए और कमजोर के लिए एक जैसा होता है। और जो हम अकाउंटेबिलिटी इस वक्त हो रही है इस मुल्क में, वो उसी रियासत मदीना की रिफ्लेक्शन है जहां पे ताकतवर को भी कानून के दायरे में आना है। और इसको एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का क्लाउड क्रिएट करके अपोजिशन एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये टीटीज और ये जो फलूदे वाले के अकाउंट और ये सारे फ्लैट्स, 3 जनरेशंस, अगर आप शरीफ फैमिली की देखें तो 3 जनरेशंस जो हैं आपको नजर आती हैं कि जिनके नाम पे फ्लैट्स भी निकल रहे हैं, जिनके नाम पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी भी निकल रही है। तो ये वो अकाउंटेबिलिटी है जो कि एक हमारा बहुत बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो रियासत मदीना का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इंसानियत, एक एहसास होना लेस प्रिविलेज लोगों के लिए। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए, मेरा ख्याल है कि ये उनका दूसरा या तीसरा महीना था। 50 से ज्यादा बंदे मर गए हैं, फिर इंसानियत कहां गई? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया वफाकी हुकूमत। जी, आई एम सॉरी टू से। ये कराची में जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आपको ये सवाल उनसे करना होगा, क्योंकि कराची में 11 साल से आप लोग लेंगे, सर के खिलाफ आप लोग लेंगे कोई भी एक्शन? देखें, 2 एतबार से आप बात कर सकते हैं। एक तो ये है कि गवर्नेंस की जिम्मेदारी जो है कराची में किसकी है। 11 साल से पीपल्स पार्टी की वहां पे हुकूमत है। 11 साल के बाद अगर कराची की ये हालत है, तो आप खुद इस बात का जवाब जो है वो हुकूमत ही दे सकती है कि आपने 11 साल में किया क्या, कि कराची को कचरे का ढेर बना दिया आपने खुद कहा कि वहां पे 50 लोग, इसके अलावा वहां पे जो हर वक्त कराची के जो मसाइल हैं वो एक आफतज़दा इलाका बन चुका है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आयद होती है। 11 साल की नुमाइंदा शाहिदा रहमानी साहब अब जरा बैठी हुई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शाहिदा साहिबा, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी अहमद जवाद साहब की। वो कह रहे हैं कि 10 साल के जो मसाइल हैं वो 1 साल में हल नहीं हो सकते हैं। कराची की भी बात एक तरफ कर दें, अगर मैं मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल की बात करूं, खासतौर पर मईशत की बात करूं, तो पीटीआई का कहना यह है कि पिछले 10 सालों में जितना कर्जा लिया गया है, जितने मसाइल पैदा किए गए हैं, इदारों की कारकर्दगी को जो है वो तबाह बर्बाद किया गया है, उस वजह से 1 साल में वैसी कारकर्दगी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी या पीटीआई दावा करती रही थी। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहली बात यह कि पीटीआई कोई आसमानी किसी सैयारे से उतर कर नहीं आई थी। इसी मुल्क के लोग हैं इस, और 5 साल वो अपोजिशन में थी, और इसको 26 साल से ज़ायद जो 22 जद्दोजहद थी इनकी। और उसके बाद जब ये इस तरह की बात करते हैं तो सिवाय एक हंसी आती है कि इनको इतना इल्म नहीं था कि मुल्क की मईशत कहाँ है। मुल्क को हमेशा जब भी कोई हुकूमत आती है, वो एक कर्जों का जो तसलसल है वो चल रहा होता है, उसको अदा भी करना होता है और मजीद लेने भी होते हैं। लेकिन ये वो इमरान खान है जो कि ये कहा करते थे कि मैं कशकोल लेके नहीं जाऊंगा, मुझे तो बड़ी शर्म आती है, मैं IMF में जाने से पहले खुदकशी कर लूंगा। आने के साथ जो है इन्होंने कहा कि जी सादगी मुहिम, और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस और KPK का CM हाउस हो या पंजाब का, सबके अखराजात में बेतहाशा इजाफा हुआ। प्रोटोकॉल के नाम पे इन्होंने बहुत VIP मूवमेंट करते थे। आज तो ये हाल है कि जब हम पार्लियामेंट लॉजिस से निकलते हैं तो हमारी गाड़ियां रोक दी जाती हैं कि जी VIP मूवमेंट है। इसके अलावा मईशत का जो हाल है, आपके एक्सपोर्ट कहाँ चली गई है? आप बाहर से पैसे लेकर आ रहे थे, बजाय पैसे लाने के यहाँ से पैसे निकलना शुरू हो गए। आपके एक्सपोर्ट लेवल जो है वो डाउन है, मईशत डाउन है, आपका हर जगह रेवेन्यू, आप कह रहे हैं रेवेन्यू में आपको जितना है इस वक्त मुल्क की जो तबाह हाल है, आप IMF में भी गए,
आप कर्जे लेने कशकोल लेके दुनिया भर में भी गए, आपने गाय भैंसें भी बेच ली, आपने गाड़ियां भी बेच ली, और बकौल आपके कि जो आपके बिलियन रुपीस बाहर पड़े हुए थे वो बजाय लाने के आपके तो पैसे निकल के जा रहे हैं। और बकौल आपके 1 साल से करप्शन बंद है, तमाम करप्ट लीडर बकौल आपके कि वो बंद है। अब तो वो जो अरबों रुपए की रोजाना के हिसाब से करप्शन हो रही थी वो रुकनी चाहिए और मुल्क को, मईशत को तेजी से चलना चाहिए, बजाय उसके कि आप रोजगार भी छीन रहे हैं। वो जो तनख्वाहदार तबका था जिसके ऊपर 2000-3000 टैक्स कटते थे, आज वो 12-12 हजार रुपए टैक्स कट रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली दफा तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय उसमें से टैक्स की कटौती। आप जो एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ थे, जो कहा करते थे कि चोरों डाकुओं को ये दी जाती है, वो एमनेस्टी स्कीम देके आपने अपनी सफों में बैठे हुए चोरों डाकुओं को, जिनको आपने एनआरओ देके कैबिनेट में बैठाया है, आपने उनको रिलीफ दिया। आप बता दें कि कौन कौन है जो आपकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर आप अभी बात कर रहे थे नैब की कि जी इस मुल्क में जो है इन रियासत मदीना, क्या रियासत मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था कि अगर मेरी बेटी भी आए तो मैं उसके लिए भी वही इंसाफ करूंगा जो तुम्हारे लिए कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आपके कैबिनेट में आ गया, जो आपकी पीटीआई में आ गया, वो पीटीआई की वॉशिंग मशीन से, लॉन्ड्री से धुल गया। चाहे वो पीपल्स पार्टी में करप्शन के उसके ऊपर नैप के केसेस थे या पीएमएलएन में थे, दीगर पार्टीज में थे, लेकिन जब आपके उसमें गए तो वो जो अरबों रुपए के केसेस थे उनकी कोई फाइल नहीं खुल रही। आपके सफा में बैठे हुए अगर उन लोगों का एहतसाब होता तो मैं समझती कि क्रॉस द बोर्ड सबका हो रहा है और ये ट्रांसपेरेंट तरीके से क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए और यही पाकिस्तान की जरूरत है, बल्कि नए पाकिस्तान की बेइंतहा जरूरत है। अब जरा मैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप क्या समझते हैं, जैसे कि हुकूमत ने कहा है कि पिछला साल इस्तेहकाम का साल था, मौजूदा साल जो है वो तामीर का साल होगा और अगले साल से तरक्की देखने को मिलेगी। आपको लगता है, अगर मैं बोलूं कि 10 में से कितने मार्क्स आप देंगे इस हुकूमत को, पिछले 1 साल में कितने देंगे आप? जी, जिस तरह जो इन्होंने कहा था कि मैं चीखें निकलवाऊंगा, जिस तरह आवाम की इन्होंने चीखें निकलवाई है, मैं तो इनको यानी 100/100 नंबर दूंगा, 100% नंबर दूंगा। अच्छा। आवाम की जिस तरह इन्होंने चीखें निकलवाई हैं, और अब तो मेरा ख्याल ये है कि अब यही कसर रहेगी कि अब आवाम की, ये गरीब लोगों की ये जान निकलवाने की दरपे है, मेरा ख्याल है। देखें, सच्ची बात ये है कि ये एक आम आदमी, गरीब आदमी छोड़े, मतवस्त तबके का आदमी जो है उसके लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। अब गैस की कीमत देखें, बिजली की कीमत देखें, आए रोज पेट्रोल की कीमत जिस तरह बढ़ा रहे हैं, और अब ये देखें डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई। ये इतना बड़ा इन्होंने एक कौमी जुर्म किया है, एक संगीन जुर्म किया है कि 40% तक अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर दिया है, जिसकी वजह से हर चीज की कीमत बढ़ी है। और बैठे बैठाए जिस तरह खान साहब फरमाया करते थे कि डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो इतने अरब रुपए जो कर्जा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। जितना इन्होंने डी वैल्यू किया अपने रुपए को, उससे 1400 अरब रुपए जो है बैठे बैठाए हमारा कर्जा बढ़ गया है। नए इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं। लेकिन चीमा साहब 9 अरब से ज्यादा डॉलर जो है उन्होंने पे भी किया है, ये भी है। रिकॉर्ड, नए कर्जे लेने के रिकॉर्ड। जी, मैं कह रहा हूँ 9 अरब डॉलर से ज्यादा पे भी किया है। नहीं, इन्होंने देखे, ये तो ये बिल्कुल आटे में नमक के बराबर जो इन्होंने कर्ज लिए हैं। आप ये देखें, ये भी नया एक रिकॉर्ड कायम किया है। और देखिए आवाम को क्या रिलीफ दिया। हम पूछते हैं और बार बार पूछते हैं कि भाई पिछले 1 साल में कोई एक आप कदम बता दें जो आवाम को, गरीब लोगों को रिलीफ देने के लिए आपने उठाया हो। आपने तो आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। और आवाम के देखें, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हकीकत ये है, अगर आप किसी से पूछें जाके, हमारे तो जिन लोगों ने गलती से किसी खुशफहमी की बिना पर पीटीआई को वोट दिए, वो भी पछता रहे हैं। अच्छा। वो भी झोलियां उठा उठा के दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इस नए पाकिस्तान से बचा, हमसे क्या गलती हो गई है। अच्छा। हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दे। आज मैं आपको बताऊं कि कौम की जुबान पे सिर्फ 2 दुआएं हैं, यानी एक ये कश्मीर की आजादी के लिए और दूसरी दुआ ये है कि जालिम हुकूमत से अल्लाह ताला निजात दिलाए। ये है 2 दुआएं पूरी कौम की जुबान। जरा अहमद जवाद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा। ये बताइएगा, जैसे कि डॉक्टर निसार साहब कह रहे थे, कोई एक ऐसी चीज बता दें या ऐसा शोबा बता दें जहां पर आपने अवाम को जो है वो कुछ रिलीफ दिया हो। मुझे याद आ रहा है, शायद मेरे ख्याल में पिछले साल सितंबर की बात है, अक्टूबर की बात है, जब वजीर इत्तलात फवाद चौधरी हुआ करते थे, उन्होंने एक बात कही थी असेंबली फ्लोर पर कि खजाना हैरान और परेशान है कि अब मुझे कोई लूटने नहीं आता। तो अब मेरा सवाल यह है कि अब खजाना यकीनन हैरान और परेशान ही होगा कि कोई लूट भी नहीं रहा, फिर भी खाली हो रहा है। अली आबिद साहब, जब आपने मेरे से ये सवाल पूछा कि पीटीआई की जो पिछले 1 साल में क्या कारकर्दगी है,
तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपने जवाब को बड़ा प्रिसाइजली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर रखा कि हमने क्या किया और उसका इम्पैक्ट क्या आया। उसके बाद आपने जब कराची से ये सवाल किया, मेरा भी एक उसमें सवाल शामिल था कराची के लिए, 11 साल में पीपल्स पार्टी के 11 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में क्या किया कि आज कराची जो है कचरे का ढेर है और आफिज़दा इलाका करार दिए जाने के काबिल है। देखिए, मैं तो बात कर रहा हूं बड़ी प्रिसाइजली और स्टेटिस्टिक्स के हवाले से। अच्छा। मैंने आपको पहले साल के जो फंडामेंटल्स हमने इकोनॉमिक्स के ठीक किए हैं उसका रिजल्ट आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अगर हमने कर्जे लिए हैं तो क्या इनको ये पता है कि उन कर्जों में 42% जो है वो डेट सर्विसिंग है, जिसका आपने जिक्र किया $9 बिलियन का। सही है। देखें, हमें ये इसी तरह से है कि अगर किसी शख्स की आमदनी $9 अरब वापस किए हैं तो आपने $10 अरब से ज्यादा कर्जा भी लिया है, आलमी इदारों से लिया है और लोकल मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं जी। देखिए, मैं तो जो है ये दोनों जगह पे जो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ जो है उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कोई प्रिसाइज बात नहीं की। इन्होंने तो कहा कमर तोड़ दी, इन्होंने कहा चीखें निकल गई। मैं तो बड़ा प्रिसाइज आपसे बात कर रहा हूं। सही है। आपने ये बात कही कि कर्जों का, मैं आपको कर्जों की स्टेटिस्टिक्स दे देता हूं। 42% जो है डेट सर्विसिंग है, वो जो 24 ट्रिलियन कर्जे इन्होंने लिए थे वो 42% उसमें चले गए। उसके बाद 34% जो है डीवैल्यूएशन, वो किस वजह से डीवैल्यूएशन हुई? इसलिए कि आपने आर्टिफिशियली, और ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF की स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली रुपए को जो है डीवैल्यू होने से रोका हुआ था। हमने इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल को जब ठीक करना है तो उसमें रुपए की वैल्यू वो ही होनी चाहिए जो कि फ्री फ्लोट होती है। जब आप लोग कैंपेन चला रहे थे 2018 में, तब आप लोगों को पता नहीं था कि इस तरीके की सूरत हाल होगी? तो उस वक्त ऐसे दावे क्यों किए गए थे कि हम 100 दिन के अंदर एक कोई बहुत बड़ी तब्दीली ले आएंगे, करिश्मा कर देंगे? फिर उस वक्त आप लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अभी तो हम चूंकि 1 साल की बात कर रहे हैं तो 1 साल का मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर आप 100 दिन के वक्त देखें ना, फिर आई थिंक मतलब इट्स नॉट द राइट क्वेश्चन। आप 100 दिन बाद पूछते तो मैं आपको 100 दिन का जवाब देता। चले, मैं आपसे 1 साल की बात कर लेता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जिस तरीके से दावे किए गए थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो बात ये हो रही है कि आप लोगों को ओरिजिनल सिचुएशन पता नहीं थी क्या? मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं, आबिद साहब, जो मैंने अभी जवाब दिया है आपने भी उसको नजरअंदाज कर दिया कि आपके सवाल का जवाब मैंने आपको दिया है कि हमने अगर दावे किए थे तो क्या आज मैं आपको वो स्टेटिस्टिक्स नहीं पेश कर रहा कि जिसमें उन दावों के हवाले से दावा ये होता है, मैं तरफ नहीं जाएंगे, दावा ये होता कि डॉलर तब गिरता है जब हुक्मरान चोर होते हैं, और भी इस तरीके के कई दावे थे। जब भी तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं ना कि अगर जो दावे हुए थे तो रियल सिचुएशन आप लोगों को नहीं पता थी क्या? देखें, IMF का जो सूरत हाल आपके सामने है कि जब आपके मोटरवेज, आपके एयरपोर्ट्स, आपके PTV बिल्डिंग्स, आपके सरकारी अदारे गिरवी में पड़े हों, आप क्या चॉइस करेंगे? क्या आप उनको गिरवी जो रखे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? जब आपने उनके वो जो डेट सर्विसिंग करनी है उन उधारों को बचाने के लिए, तो आपको फिर कर्जे तो कहीं से लेने पड़ेंगे। लेकिन इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा एक मेजर हिस्सा जो है, जो हमने कर्जे लिए हैं, वो डेट सर्विसिंग में गया है। अब हम फंडामेंटल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम इंसानियत के ऊपर काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि रिलीफ क्या मिला? इन्हें कहें जाके फुटपाथ पे बैठने वाले उस शख्स से पूछें कि जिसकी रात फुटपाथ पे गुजरती थी लेकिन अब एक पनाहगाह में गुजरती है, उस शख्स से जाके पूछें जो कि मक्का या मदीना हज के लिए जाता था तो किन मुश्किलात से गुजरता था। उसको हमने रोड टू मक्का का वो प्रोग्राम दिया है, जाके उन हाजियों से पूछें कि ये इसका उनको क्या फायदा हुआ है। या आप एहसास प्रोग्राम का जो इंपैक्ट है उसके बारे में आप देखें। आपने कहा कि रिलीफ क्या दिया? जब तनूर की रोटियों की कीमत बढ़ी है तो 24 घंटे में इमरान खान ने उसके ऊपर एक्शन लिया है और हमने वहां पे सब्सिडी देके तनूर की रोटी को फिक्स दी है। ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर और साथ साथ बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि ऑपोजिशन की दीगर जमातें उनका साथ दें या ना दें, वो जाएंगे इस्लामाबाद, धरना देंगे, लॉकडाउन करेंगे। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या रहेगा उनकी सियासत का, जो अब वो कह चुके हैं कि तबले जंग बजा चुके हैं कि हर सूरत वो एहतजाजी सियासत ही करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शाहिद साहब, अब जरा मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। आप जरा मुझे इतना बताइएगा
ठीक है, पिछला एक साल पीटीआई की हुकूमत उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरीके से ख्याल किया जा रहा था, लेकिन सिंध हुकूमत पर भी बहुत ज्यादा तनकीद होती है। अगर हम पिछले एक साल की सिंध हुकूमत की बात कर लें, एमक्यूएम उस पर इल्जाम लगा रही है, पीटीआई उस पर इल्जाम लगा रही है। हम कराची की अगर बात कर लें जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, क्या मतलब ओवरऑल अगर इंपैक्ट देखें तो बहुत ही बुरा है। सड़कों का हाल बुरा है, इदारों का हाल बुरा है। कुछ पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में क्यों इक़दाम नहीं करती है? ठीक है, तनकीद करे पीटीआई को, लेकिन अपने घर को भी तो देखे। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कहते हैं जो काम किया वो तो इसका तस्वुर नहीं कर सकते। ये तो एक कहते थे 90 दिन में, 100 दिन में, फिर 6 महीने, अभी तो हम नए नए आए, अब 1 साल हो गया। अब 4 साल के मजीद 4 साल बाद भी इनसे पूछेंगे, क्योंकि ना अहल लोग हैं, ना तजुर्बाकार लोग हैं, और इनके अंदर है कौन अहल? तमाम के तमाम लोगों की पार्टियों से रिजेक्ट शुदा लोगों को इन्होंने अपने यहाँ जमा किया है। लोग तो वही हैं। ये कैसा नया पाकिस्तान और रियासत मदीना की बात करते हैं। इन्होंने काम क्या किया? आप कह रहे हैं कुछ डिलीवर किया, मैं तो कहती हूं इन्होंने छीना है। आप सोचें कि जो 13,000 17,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं उनका किस तरीके से गुजारा होता है। आप बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर लेके आ रहे हैं। गरीब आदमी को फैक्ट्स एंड फिगर की जरूरत नहीं होती, उसको रोटी सस्ती चाहिए होती है, उसको सेहत की सहूलतें चाहिए होती है, उसके बच्चों को एजुकेशन चाहिए होता है, उसको घर का किराया और अपने घर के अखराजात की फिक्र होती है। उसको ये पता है कि गैस की कीमतें 200% से ज्यादा बढ़ा दी हैं, बिजली की कीमतें हर महीने बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें हर महीने। आप तो क्या करते थे कि पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती तो हर चीज पे महंगाई होती है। और मुझे तो बड़ी कि उस दिन इमरान खान साहब पूछ रहे हैं कि जी रोटी की कीमतें क्यों बढ़ी? मैंने तो नहीं, तो आपने पेट्रोल, गैस, बिजली हर चीज तो महंगी कर दिया, तक कि दवाओं की। एक साल को हमने डिस्कस कर लिया, अभी मैं इन्हीं के सवाल की तरफ आ रही हूँ। अभी एक मिनट, मैं इन्हीं की इसी तरफ आ रही हूँ। पहले इनको तो क्योंकि जब मैंने असेंबली में इनके मिनिस्टर से सवाल किया कि कराची में 25 से ज्यादा उस वक्त हलाकतें हो गई थी, इसके बाद बारिश मजीद हुई है, जो मजीद हलाकतें हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये कौन सा सवाल है, आप सिंध की करप्शन। अरे आपको सिंध की करप्शन का फोबिया हो गया है। सिंध में कोई करप्शन नहीं है जितनी सब पाकिस्तान में करप्शन है, क्योंकि करप्ट लोग आपकी सफों में बैठे हुए। क्या करप्शन बता दें आप ईमानदारी से कि क्या करप्शन रुक गई है? करप्शन उससे ज्यादा उरूज पे, क्योंकि करप्ट लोगों का टोला बैठा हुआ है। क्यों नहीं ये हलीमा खान की करप्शन पे बात करते? क्यों नहीं अपने आजम सवाती की करप्शन पे बात करते? क्यों नहीं ये जो भी आपकी सफों में बैठे हुए करप्ट लोग, मैं किन किन का नाम लूं, पूरी के पूरी कैबिनेट करप्ट लोगों की है। आपको सिंध का फोबिया। कराची में के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है, के इलेक्ट्रिक का नेपरा के साथ एग्रीमेंट है, 40% शेयर नेपरा के। वहां पर अगर लोड शेडिंग हो तो नेपरा उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। क्यों नहीं मिनिस्टर बात करते? क्योंकि इनके ताने बाने जुड़े हुए, ये बात नहीं कर सकते, वहां के इलेक्ट्रिक को बुला नहीं सकते। जब हमने उस पर ऑब्जेक्शन की तो जवाब मिल रहा करप्शन। यानी इनसे पूछा क्या है फिर करप्शन, इनके अलावा इनको कुछ नहीं आता। ये कितना भी क्रिटिसाइज करें, सबसे बेहतरीन कारकर्दगी सिंध असेंबली की है, सिंध गवर्नमेंट की है। इन्होंने क्या डिलीवर किया? आप बीआरटी का हशर देख लें, आप बिलियन का हशर देख लें। मशहूर मारूफ ब्लॉगर हैं डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जरा आप ये बताइएगा ओवरऑल आप क्या समझते हैं ये कि पिछला जो एक साल गुजरा है 2018-19 का, विफाकी हुकूमत की बात करें, सिंध हुकूमत की बात करें, पंजाब हुकूमत की बात करें, आप क्या समझते हैं ओवरऑल कैसा रहा? जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है हमने काम किया, पीटीआई कह रही है हमने काम किया, नून लीग चूंकि ना सूबे में हुकूमत में है ना विफाक में हुकूमत में, वो कह रही है कहीं काम नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जब इलेक्शन मोड में थे और जब तहरीक इंसाफ अपने आप को, उससे पहले भी ऑपोजिशन में जब अपना प्रोग्राम की बात करती थी, तो उसमें वो एक पिक्चर परफेक्ट सिस्टम की बात करती थी जिसमें हर चीज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगी और हर चीज जो है एक तरीके और सलीके से चलेगी। और जब तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आई तो हमने देखा कि उनमें से बहुत सी चीजों जो है वो वैसे नहीं हो पाई, यानी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा कर दी उन्होंने। और जब परफॉर्मेंस की, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि वो जाहिर है कि नए आए थे, उनको कुछ टाइम चाहिए था, लेकिन वो इस तमाम के बावजूद उन्होंने एक्सपेक्टेशंस अवाम की बहुत बुलंद करनी थी। सही है। दूसरी चीज ये कि उन्होंने हर चीज पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में हर चीज पर उन्होंने तनकीद की। और फिर शोमी किस्मत ऐसा हुआ कि जब वो खुद इक़्तिदार में आए तो उन्होंने हर काम करीब लगभग वो ही किया। और बाज़ दफा तो वो सितम ज़रीफ़ी आप देखें कि अली जहांगीर सिद्दीकी जिनके अपॉइंटमेंट पे तहरीक इंसाफ ने इतना ज्यादा शोध किया, उनको भी अपॉइंट कर दिया खुद। यानी कि ये इतना ज्यादा उन्होंने उन चीजों को फॉलो किया जिनकी वो निगेशन करते थे। इकॉनमी में जाहिर है कि चैलेंजेस बड़े थे और तहरीक इंसाफ ने के सामने जाहिर है कि इकॉनमी के बगैर तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।
लेकिन दो ऑप्शंस थी कि एक तो ये था कि बिजनेस और इकोनॉमी को आगे लेके चला जाए और उससे फिर तरक्की की बात की जाए, या अपने जो खसारा है या जो बजटरी डेफिसिट है या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसको ठीक किया जाए, या फिर ये कि उन्होंने वो लाइन ली जो कंजर्वेटिव IMF की लाइन है और वो है रेवेन्यू जनरेशन की लाइन। सही कि आप टैक्सेशन पे जोर दें, बिजनेस को जो भी हो। अभी इस वक्त ठीक है डॉलर अपनी असल रेट पर है जैसे तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, लेकिन उसके नतीजे में इंपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड कितने लोग बेरोजगार हो गए और वो खत्म हो गया उसका कोई हिसाब नहीं। फिर दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपने टैक्सेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी और उसमें तस्वुर ये किया कि बिजनेस एज यूजुअल रहेगा, लोगों की बाइंग पावर जो 113 रुपए के डॉलर पे थी वो 160 पे भी रहेगी और वो उतनी ही बाइंग करेंगे, उतना ही हमारा वो जो सेल्स टैक्स भी जमा हो जाएगा और इनकम टैक्स भी जमा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी। हाँ, जब भी आप ये, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड बहुत कम चीजों की होती है, ज्यादा इलास्टिक डिमांड होती है, यानी कि अगर आप दो चीजें ले रहे हैं और वो अफोर्डेबल नहीं है तो आप एक लेते हैं, यानी फिर उस एक के हिसाब से वो टैक्सेशन उससे जनरेट होती है। सही। दूसरा इससे ये होता है कि जो सप्लाई डिमांड जब कम होती है तो फिर सप्लाई भी कम होती है और उससे जो प्रोडक्शन फॉल करती है उससे बेरोजगारी फैलती है, एक नेगेटिव साइकिल चलता है। तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है कि रेवेन्यू जनरेशन की बेस पे उसने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सोचा और इसमें दो नुकसानात हैं। एक तो ये कि बिजनेसेस जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जिस तरह स्टॉक मार्केट है उसमें हम देख रहे हैं 53 से 29,000 पर आ गए और चीजें जो है वो नुकसान में जा रही हैं। ऑटोमोबाइल्स की सेल आप देख लें वो काफी फॉल कर गई, उससे फिर फैक्ट्री वर्कर्स बेरोजगार होते हैं। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन अभी भी आप देखिए कि उनके जो रेवेन्यू है मंथली रेवेन्यूज वो तो डॉक्टर साहब अगर आप कह रहे हैं कि पहले की कॉस्मेटिक इकोनॉमी थी तो अब अगर फर्ज करें रियल इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं तो ये सफर तो बड़ा तवील होगा। ये तवील के अलावा इसमें तकलीफ की बात ये होती है कि जो इकोनॉमी चलती है इकोनॉमिक इंजन पे, यानी जिससे पैसे जनरेट होते हैं, सही, उससे फिर टैक्सेशन लेते हैं। आप देखिए 2008 में अमेरिका में कितना बड़ा मेल्ट डाउन आया इकोनॉमिक, बिल्कुल, उसमें उन्होंने 700-800 अरब डॉलर का स्टिमुलस दिया लोगों को कि वो मार्केट में जाएं, पैसे खर्च करें, डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, नौकरियां बढ़े, प्रॉफिट्स बढ़े, उससे टैक्सेशन लें। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस पे टैक्सेशन बढ़ा देंगे तो वो जिस तरह बरतानी वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो एक ही गाय से आप फिर दूध भी ले रहे हैं, गोश्त भी ले रहे हैं, और ये चलता नहीं है सिलसिला, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये इस वक्त सिलसिला है कि तहरीक इंसाफ की हम मान लेते हैं कि नेक नीयती होगी, लेकिन जो मॉडल उन्होंने चुना है वो बहुत खतरनाक है इकोनॉमिक, उसका है खतरनाक, लॉन्ग टर्म है। और यकीनन अभी एक सवाल बनता है कि ये जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो PTI ने चुना है, आया अवाम या फिर दीगर सियासी पार्टियां उनको ये टाइम देंगे नहीं देंगे? क्योंकि मौलाना फजल रहमान के हवाले से हम आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो आ रहे हैं इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने। चीमा साहब, अब इसी बात को लेकर आपकी तरफ में आ जाता हूं, ये बताइएगा, पहले तो ये भी बता दीजिएगा शहबाज शरीफ कल नहीं आए APC में, बिलावल भुट्टो साहब नहीं आए और फजल रहमान साहब थोड़े खफा से नजर आए, उन्होंने ये शिकवा भी किया कोई आए ना आए मैं जा रहा हूं। इसकी तरफ आने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि हमारे PTI की नुमाइंदगी करने वाले हमारे दोस्त फरमा रहे थे, ये कराची का जिक्र कर रहे थे, हमारी बहन डॉक्टर शाहिदा रहमानी ने उसका जवाब तो दिया, वो उन्होंने बताया कि कराची की हुकूमत किस तरह चल रही है और क्या क्या उन्होंने किया। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि ये वैसे मैं हैरान हूँ कि ये यानी किस तरह ये है कि इस तरह बड़ी दीदा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए वो एक प्रोजेक्ट जो था जो जिस पे इन्होंने हाथ डाला BRT पेशावर वाला, वो तो ये उसका जो इन्होंने तमाशा बना के रख दिया, जो इनकी नायली और बदइंजामी का मुंह बोलता सबूत है, जिसने पेशावर को खंडर बना के रख दिया। हमने तो देखे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए, पंजाब में मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए और बिल्कुल एक रिकॉर्ड मुद्दत में, मुख्तसर तरीन मुद्दत में। इन्होंने तो एक मेगा प्रोजेक्ट जो था वो उसका भी एक तमाशा बना के रख दिया और इनकी नायली और बदइंजामी का वो सबूत है। बात यह है कि अभी ये फरमा रहे थे कि प्रिसाइज फिगर्स ये हैं, मैं इनकी खिदमत में ये पेश करना चाहूंगा कि जब हमने हैंड ओवर की हुकूमत तो उस वक्त GDP ग्रोथ 5.8 पे थी, अब जो है 3 से नीचे चली गई। उस वक्त इन्फ्लेशन 4 पे थी, अब 13-14 पे चली गई। अंदाजा करें, ये हैं प्रिसाइज फिगर्स ये हैं कि डॉलर की कीमत उस वक्त कितनी थी, आज 160 पे चली गई है। अंदाजा कर लें आप लोग। और प्रिसाइज फिगर्स ये भी हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट है, इनके यकीनन इल्म में होगा अगर इन्होंने पढ़ी है,
कि 2016 और 17 के साल पाकिस्तान के जो इकॉनमी के हवाले से बेहतरीन साल थे पिछले 13 साल में। और उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त इकॉनमी हमारी पाकिस्तान की जो थी पूरे रीजन की सबसे तेजी से ग्रो करती हुई इकॉनमी थी। इन्होंने तो एक साल में बेड़ा गर्क करके रख दिया है अपनी नाअहली और बदनिज़ामी की वजह से। ना कोई टीम है, ना तजुर्बा है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है। कैसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, बात यह एक मैं गुजारिश करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हमने इंसानियत के लिए देखें बहुत कुछ किया, इंसानों का जीना मुश्किल करके ये इंसानियत की खिदमत कर रही है। मेरी समझ से बाहर है ये कौन सी इंसानियत। जब इंसानों का जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने महंगाई की वजह से, तो कौन सी इंसानियत की खिदमत ये कर रहे हैं। फिर इन्होंने मक्का और मदीना की बात की। अंदाजा कर लें कि इन्होंने हाजियों को भी नहीं बख्शा और हज अखराजात में इन्होंने फी का 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का इजाफा किया। अंदाजा करें गरीब आदमी जो है एक एक पैसा जोड़ के जब उस पर वो इस काबिल होता है कि उसकी जो जिंदगी भर की जो जमा पूंजी जमा करके कि मेरी आखिरी ख्वाहिश जो है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश कि मैं वहाँ हाजिरी दूं, अल्लाह का घर खुद जाके देखूं, अल्लाह के रसूल के दरबार में हाजिरी दूं, तो उस वक्त उसको बताया जाए कि नहीं भाई अभी आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, 1.5 लाख रुपए मजीद जमा करें। उसके दिल पे क्या गुजरेगी। इन्होंने तो मदीने की रियासत का नाम लेके मदीने का सफर मुश्किल कर दिया है हालत जी। और इस दफा इस साल हाजियों के लिए जो सहूलतें सवाल कर रहा हूं, आप बस बता रहे हैं दवा सबूत मिलता है, तफवीज कर रहे हैं जी। नहीं देखें, दवा ये है, दवा तो ये है कि इस नायल और ये बदनिज़ामी का जो बिल्कुल एक मजबूआ है और एक साथ एक मैं समझता हूँ कि एक साथ कोई बेबरकती भी है। इस हुकूमत से निजात जो है ये इसका सबसे बेहतरीन हल है। शुरू में हम समझते थे कल शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान की हमारे कायद ने भी मेरा ये सवाल है, आप इसका जवाब ने कहा हम समझते थे कि पूरा करने की मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, लेकिन इनके करतूत ऐसे हैं, इनके मजालम ऐसे हैं गरीब लोगों के ऊपर कि ये मैं समझता हूँ कि अभी तबाही के हवाले से खुद कफील है। और अब इन्हें किसी वो सच्ची बात यह है कि बहुत सारा अपोजिशन की भी जरूरत नहीं है। ये तो ये है कि अवाम एक कॉल के मुंतज़िर है, पूरी कौम जो है उसका सवाल लबरेज हो गया है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि कल जो एपीसी हुई मौलाना फजल रहमान की, उसमें शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए? और इन फ्यूचर जिस तरह लॉकडाउन की बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, नून लीग साथ होगी नहीं होगी? आपने जो है नुमाइंदे बैठा के जो इल्जामात की बारिश करवाई है, तो मुझे उसका जवाब भी तो देना है। मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूँ। नहीं मैं गुजारिश कर तो ये चाहिए था कि आप एक सवाल के बाद मुझे मौका दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। जवाब साहब मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन जल्दी से अपना हर जवाब मुकम्मल करें। देखिए बात यह है कि हमारी हिकमत अमली में, हमारी स्ट्रेटजी में कोई डिफरेंस ओपिनियन कोई हो सकता है, कोई इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन मंजिल जो है उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, यकसू है सारी अपोजिशन, बल्कि पूरी कौम के इससे निजात हासिल होनी चाहिए। यानी राहें अलग होंगी, मंजिल एक ही है। अब जरा आप जवाब दीजिएगा अहमद जवाद साहब, मंजिल आप पर इल्जाम लगे उसका भी जवाब दे दें और ये भी बता दें फजल रहमान साहब आ रहे हैं, उससे निपटने की कोई तैयारी क्यों नहीं की है? अब मैं टाइम लूंगा इसलिए कि मुझे 3 नुमाइंदे जो हैं उनके सवालात के जवाब देने हैं। सबसे पहले तो मैं चीमा साहब से स्टार्ट करता हूं। जानिबदार आदमी है, गैर जानिबदार थे, लेकिन उनके भी सवालात हमारे ऊपर थे ना, तो मुझे ही जवाब देना है ना, आपने इसीलिए मुझे बुलाया ना, तो 3 नुमाइंदों के जवाब देने हैं। चलें ठीक है, बोलिए। तो अली आबिद साहब, मुझे जो है ना, अब सबसे पहले तो जो चीमा साहब ने कहा कि हम सब की मंजिल एक है, तो मैं आपको बता देता हूं इन सब की मंजिल क्या है। ये सारे के सारे जेलों में जाके सड़ेंगे। अच्छा, इनकी ऑलरेडी 2 जमातों की लीडरशिप जो है जेल पहुंच चुकी है, उनकी 2 जनरेशन जेल में पहुंच चुकी हैं, और इंशाल्लाह जो बाकी बचे हैं वो भी पहुंच जाएंगे। तो मंजिल तो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, इसके बाद चीमा साहब ने स्टेटिस्टिक्स की बात की, जो इन्होंने बड़े तोप और गोले चलाए अपने दौरे हुकूमत में। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। 2006 में पाकिस्तान का ईज ऑफ बिजनेस में 60वां नंबर था दुनिया में। सही है। और उसके बाद 10 साल ये 2 गवर्नमेंट्स आई हैं, और आपको पता है कि ईज ऑफ बिजनेस कहां गया? ये जो इंडस्ट्री और बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये 147वें नंबर पे पहुंच गया। सही। और इसको 1 साल में हम 147 से 136 पे लेके आए हैं। सही है। बिजनेस और इंडस्ट्री का ताल्लुक ईज ऑफ बिजनेस के साथ है। हम उन फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं जिसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इसके बाद करप्शन की बात की है, बारी कराची में जो बैन बैठी हुई है, मैं इनको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। पहली बात तो ये है कि ये फलूदे वाले जो अकाउंट्स थे, ये इनके तो पहुंच गए ना जेल में, उनका तो हिसाब किताब हो रहा है, तो वो करप्शन तो आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको एक बता रहा हूं पावर के हवाले से
कि हमने पावर सेक्टर के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर 36,000 FIR रजिस्टर किए हैं। सही है। 5,318 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 1,368 मिलियन रिकवर किए हैं फ्रॉम द थेफ्ट कैंपेन। और सजाएं उसके बाद हमारे जो लॉसेस थे और इंपैक्ट जो है इसका टोटल वो 16,000 मिलियन का जो है वो हमें मिला रिकवरी की सूरत में। देखिए साहब कह रही है कि इलेक्ट्रिक का भी जरा बता दें। अच्छा, उसके बाद ये शाहिदा रहमानी साहब, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने एक दफा 11 साल का सवाल किया, कोई जवाब नहीं। आपने बड़ी उनके साथ सॉफ्ट जो है ना सॉफ्टनेस दिखाई। आपने कहा अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब आपको सुनना पड़ेगा कि मैं बात कर रहा हूं, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, अपनी बारी पे बोल रहे हैं आप। और अली आबिद साहब, आपने बड़ी सॉफ्टनेस का मुजाहरा किया कि कहा कि एक साल में कुछ बता दें। इन्होंने 11 साल हुकूमत की है सिंध में, और सिंध में, थार में, कराची में, सिंध के अंदर एड्स के मरीज, बच्चे जिस तरह से मर रहे हैं, जिस तरह से अस्पतालों का वहां पे हाल है, कराची का इन्होंने जो हाल कर दी है, ये देखें। अब ये बीच में बोल रही है, मैं नहीं बोला जब ये बात कर रही थी, बड़े सबर और तामल से, इसलिए कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। सवाल मैं आपसे और कर लेता हूँ, एक जिम्नी सवाल है। नहीं, मुझे अपनी बात कंप्लीट आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि एहतिसाब की बातें तो मुसलसल हो रही हैं, ठीक है, आपने जेलों में डाल दिया, सजा किसको हुई? अवाम कहती है पैसा कहां रिकवर हुआ, सजा किसको हुई? इसका जवाब पूछें। देखें, आपका जो इस मुल्क का कानून और कायदा है उसी के मुताबिक जो है ना अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि और उसमें अभी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी हुई है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। इसका नतीजा चंद माह में निकलता है या 6 माह में निकलता है। पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर यकीनन ये है कि एक स्लो पेस के ऊपर चलता है, लेकिन क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं सर, लोग सवाल करते हैं शहजाद अकबर साहब हैं, तकरीबन हुकूमत की पिछले 40 साल कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े टॉप लीडरशिप है, और ये वो लीडर्स हैं, और ये अली आबिद साहब ये वो लीडर्स हैं कि जो आज तक एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर सके। अगर इमरान खान जो है जब उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था तो उन्होंने 40 साल पहले अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था कैरी पैकर के साथ या वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट भी लाके दिया। क्या जरदारी ने, क्या फरियाल साहिबा ने, क्या नवाज शरीफ ने, क्या शहबाज शरीफ ने, क्या मरियम नवाज ने कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट आज तक अपनी मनी ट्रेल का दिया है जिसमें बता दीजिए आप लोगों ने सिंगल डॉक्यूमेंट भी दिया मनी ट्रेल का? देखिए, सबसे पहली बात ये कि पूरी उन चोरों को देखें, चोरों को पॉलिटिकल हो रही है सियासी जमातों के साथ अपोजिशन की, जो ये कल कंटेनर पे खड़े होकर देते थे, कल धरनों में देते थे, आज भी ये उसी अर्ज अमल पर सियासत कर रहे हैं। इस वक्त जबकि मुल्क को यकजहती की जरूरत थी, जब भी इन्होंने तमाम अपोजिशन को उठा के जेलों में बंद कर दिया, 68 दिन 68 डेज आपने रिमांड पे रखने के बावजूद कोई चीज साबित नहीं कर सकते, बोलने से नहीं। आप ये बता दें कि जो जरदारी खानदान तो एक रईस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास तो पूरी सब तमाम चीजें, उन्होंने कहा 1 रुपए भी मेरे पर साबित हो जाए। वो 11 साल पहले भी इसी तरीके से विक्टिमाइज हो चुके हैं, आज भी किया जा रहा है। ये कोई नई नहीं बात है, हमारे पास ऊपर ऐसे इल्जामात लगते रहे। आप अपना बताएं, क्या कोई सिलाई मशीन से अरबों रुपए न्यू जर्सी में, लंदन में, दुबई में जायदादें बना सकते हैं? आप अपना बताएं कि आपने जहांगीर तरीन को जो जाली अकाउंट है, जो पानामा केस है, जो नाअहल है, कि जो जिन्होंने अपने पनामा का केस, आपने 300 केस जो महल बनाया बनीगाला में, वो पैसे कहां से? कभी कहते हैं मेरी बेगम ने दिए, कभी कहते हैं कहां से? हर चीज में तो आपके लीडर। मेरे पास जरा वक्त कम है। डॉक्टर आसिम साहब से मुझे लास्ट कमेंट लेना है। डॉक्टर साहब, आपने जितना शोर सुना होगा, ऑपोजिशन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, हुकूमत ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रही है, ये मामला जाएगा तो कहां जाएगा? शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, मुझे वाइंड अप करना है प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। चीमा साहब, आप लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। अब आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्तों में?
मैं तुझे गुजारिश करूंगा, इनसे मैं गुजारिश करूंगा ये जुबान छोड़ दें कंटेनर ये वाली। पाकिस्तान का जो जेल सिस्टम है जुडिशल, उसमें क्यों नहीं जाते? जेल में ये टॉक शोज के ऊपर सिर्फ इल्जामात आयद करना, इसका कोई इसका वजन नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। इनसे अगर आप समझते हैं बहुत बहुत शुक्रिया निसार अहमद चीमा साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, अहमद जवाद साहब और डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ऑपोजिशन को जो है वो अपनी सफबंदियां तो करनी होंगी, लेकिन साथ साथ अवाम को भी एक बेहतर बयानियां देना होगा, जिसके बाद ही हम देख सकेंगे कि अवाम जो है वो उनके साथ सड़कों पर निकलेंगे और यकीनन हुकूमत को भी अब बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। जैसे कि वो कह रही है कि इस्तेहकाम हमने हासिल कर लिया है, अब ये तामीर का साल है, तो लोग देखेंगे कि कितनी तामीर होती है इस साल। मुझे दीजिए इजाजत।